नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। बिहार की राजनीति में एक बड़े खेले का समापन हो गया है। बिहार की राजनीति से फाइनली नीतीश कुमार की विदाई हो गई है और आप भले ही नीतीश कुमार के प्रशंसक हो या नीतीश कुमार के आलोचक हो, नीतीश कुमार के समर्थक हो या नीतीश कुमार के विरोधी हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में एक बड़े युग का समापन हो गया है। नीतीश कुमार अब कोई भी किंतु परंतु करने की हालत में नहीं है। नीतीश कुमार अब किसी तरह के खेला करने की हालत में नहीं है। उन्होंने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा देने वो खुद नहीं गए, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब उन आरोपों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो गेम है, पूरा का पूरा जो खेला है, वो नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है, यानी उनका विदा होना तय है। हालांकि अब भी ये सवाल बना हुआ है कि अब कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। वह जनता दल यूनाइटेड के कोटे से होगा या भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा तो कौन बनेगा बीजेपी से अगला मुख्यमंत्री। बीजेपी का बिहार में पहला मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, इन सवालों के जवाब भी अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। जैसे ये जवाब मिलेंगे मैं आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस देश के एक और महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बिहार में जनता दल यूनाइटेड को अमित शाह चला रहे हैं, इस तरह के आरोप कई लोग लगा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरी की एक पूरी पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है, इस डर में कि उस पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में ना हो जाए और वो विपक्षी खेमे के साथ न चला जाए। लेकिन ऐसा करते हुए तमाम लोक लाज और मर्यादाओं को भी एक तरह से छोड़ दिया गया, एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करते हुए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। क्या आज की तारीख में कोई सोच सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी पोस्टर से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाए? क्या आज की तारीख में कोई सोच सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर से तेजस्वी यादव का चेहरा गायब कर दिया जाए? क्या आज की तारीख में कोई सोच सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर से राहुल गांधी का चेहरा गायब कर दिया जाए? क्या आज की तारीख में कोई सोच सकता है कि तेलुगु देशम पार्टी के पोस्टर से चंद्रबाबू नायडू का चेहरा गायब कर दिया जाए? लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा ही खेला हो गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी तोड़कर एनसीपी पर कब्जा जमा लिया, लेकिन पवार परिवार का ही कब्जा बरकरार रहा और फिर विलय की खबरें आई। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में उनकी मौत हो गई। उस विमान हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके भतीजे ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, महाराष्ट्र में नाकामयाब हो गए, तो कर्नाटक में 0 एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की उलझन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद खबर आई कि सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि अजीत पवार के मृत्यु के बाद और उनके मुखिया चुने जाने के बीच में जो भी पत्राचार एनसीपी की तरफ से हुआ उसको अवैध मान लिया जाए। ये आरोप लगाया गया अजीत पवार के भतीजे की तरफ से कि एनसीपी की पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। प्रफुल्ल पटेल जो एक जमाने में शरद पवार के करीबी माने जाते थे, भतीजे ने पार्टी छोड़ी तो भतीजे के साथ आ गए, और सुनील तटकरे जो कि भतीजे के करीबी यानी अजीत पवार के करीबी माने जाते थे। और एक समय ऐसा भी आया जब एनसीपी के कोटे से सुनील तटकरे को वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनने के लिए अड़ गए और फिर मामला जो है वो अटक गया। लेकिन अब उन्हीं प्रफुल्ल पटेल और उन्हीं सुनील तटकरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन गंभीर आरोपों की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये किस्सा एक पार्टी पर कब्जे का है, ये किस्सा पोस्टर का है, और ये किस्सा पोस्टर से गायब हुए कुछ अहम चेहरों का और उसके बाद जो सफाई दी गई उसका है। अब पूरी खबर भी आपके सामने बता देता हूं कि एक घटना, ये जो घटना हुई है 27 मार्च को रायगढ़ जिले की घटना है। 27 मार्च को रायगढ़ जिले में नव निर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अभिनंदन समारोह के दौरान यह घटना घटी, जिसमें राज्य एनसीपी के प्रमुख यानी एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रमुख जो थे सुनील तटकरे भी उपस्थित थे। बैनर पर केवल सुनील तटकरे, उनकी बेटी और जो एनसीपी के कोटे से यानी अजीत पवार की पार्टी के कोटे से ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी अदिति तटकरे और उनके भाई अनिकेत तटकरे की तस्वीरें लगाई गई। जबकि इसी वर्ष
कुछ ही दिन पहले विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले एनसीपी के मुखिया स्वर्गीय अजीत पवार की तस्वीर उसमें नहीं लगाई गई और यहां तक कि उसमें सुनेत्रा पवार की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। और जैसे ही ये पोस्टर सामने आया उसके बाद हंगामा मच गया। एनसीपी जो शरद पवार गुट के जो विधायक है और अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल उनकी बुआ सुनेत्रा पवार से एनसीपी की बागडोर को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह के आरोप वो कई बार लगाते हुए नजर आए। रोहित पवार ने विवादित बैनर की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब जमींदार चुपके से किराएदारों को 7/12 जमीन अपने नाम कर लेता है तो यह इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक वही बात जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, वहीं इन आरोपों का जवाब देते हुए सुनील तटकरे की बेटी, चूंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उनको लगा कि बवाल खड़ा हो जाएगा और वाकई अगर पार्टी पर कब्जे की इस तरह की तैयारी की जा रही है तो फिर फिलहाल ये सही समय नहीं है, इस तरह से लगा होगा। तो उन्होंने माफी मांगी। अदिति तटकरे ने कहा गलती हो गई और इस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा मैं खेद व्यक्त करती हूं, चाहे अजीत दादा हो या सुनेत्रा काकी, हमारे दिलों में उनका स्थान अटूट है। बैनर पर लगी तस्वीर के आधार पर हम सभी कार्यकर्ताओं की निष्ठा का आकलन नहीं करना चाहिए। आगे वो ये भी बोलते आई कि इससे एक अच्छी बात सामने आई कि हमें अब समझ आ गया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी स्थानीय कार्यक्रम में हुई एक छोटी सी गलती को मुद्दा बनाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। भगवान ही जानता है कि इस मुद्दे को उछालने में आनंद लेने वालों को दादा के जीवित रहते उनकी आलोचना करने पर कितना पछतावा हो रहा होगा। वरना पार्टी परिवार के मुखिया के रूप में काकी को हमारी गलती के लिए हमें फटकार लगाने का पूरा अधिकार है। अन्य एनसीपी नेताओं ने भी कई तरह की बातें कही, लेकिन सवाल बार बार एक लगातार उठ रहा है। अजीत पवार की मृत्यु, विमान हादसे पर कई तरह के सवाल, उनकी जांच में एफआईआर दर्ज न होने देना, कर्नाटक में 0 एफआईआर दर्ज करवाना रोहित पवार के द्वारा, सुनेत्रा पवार का इस पर कोई बयान न आना, सुनेत्रा पवार द्वारा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि भले ही कितनी भी सफाई आ जाए, किसी भी तरह की सफाई आ जाए, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। और चूंकि बात मैं महाराष्ट्र की कर रहा था तो एक और खबर राजनीति से अलग हटकर मुंबई की है जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में अब अगले 6 दिनों तक लगभग 2 लाख लोगों को घर का खाना नसीब नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए गैस संकट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक परंपरा जिम्मेदार है, जिस परंपरा का पालन इस साल भी किया जा रहा है। मुंबई करों की लाइफलाइन कहे जाने वाले डब्बा वाले, जी हाँ, वो डब्बा वाले जिनके डिलीवरी के टाइम के हिसाब से लोग अपनी घड़ी तक मिला लिया करते थे, कोई छुट्टी नहीं, बिल्कुल समय पर टिफिन की यानी डब्बे की डिलीवरी करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर माने जाने वाले डब्बा वाले, जिनको मुंबई करों की लाइफलाइन भी कही जाती है, वो 6 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं। और जिसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई के 2 लाख लोगों के लिए अब घर के खाना खाने में अगले 6 दिनों तक कई तरह की समस्या हो सकती है। और आज से 4 अप्रैल तक ये डब्बा वाले अब छुट्टी पे रहेंगे, यानी 4 अप्रैल 2026 की अवधि तक सर्विस नहीं दे पाएंगे। वो 5 अप्रैल को अब काम पर लौटेंगे। और आपको बता दें कि डब्बा वाले हर साल चैत्र महीने में अपने पैतृक गांव में होने वाले ग्राम देवता के वार्षिक उत्सवों और मेलों में शामिल होने के लिए 6 दिन की छुट्टी लेते हैं। और इस बार भी वो इसी के लिए 6 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। डब्बा वालों के परंपरागत वार्षिक छुट्टी का हवाला देते हुए डब्बा वाले एसोसिएशन ने सभी ग्राहकों और मुंबई करों से अगले 6 दिन की छुट्टी के दौरान डब्बा वालों की छुट्टी नहीं काटने की अपील भी की है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डब्बा वालों की 6 दिनों की छुट्टी पर रहने से यह सर्विस पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी और इससे मुंबई के लगभग 2 लाख नौकरी पेशा लोगों पर के जीवन पर गहरा असर पड़ना तय है, जो रोजाना घर से खाने के लिए डब्बा वालों पर निर्भर करते हैं। और 5 अप्रैल से दोबारा से इनकी सर्विस शुरू हो जाएगी। और जैसा कि इन्होंने अपील की, मुझे भी लगता है कि अपील जरूर करना चाहिए। आप जरूर बताइएगा कि भाई इन्होंने जो अपील की कि 6 दिन के लिए तनख्वाह ना काटी जाए, मतलब उनको भुगतान समय पर, नियत समय पर और पूरा किया जाए, इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की राजनीतिक हलचल अपनी जगह है, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल अपनी जगह है, उसके बारे में भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन डब्बा वालों की 6 दिन की छुट्टी, परंपरा, रीति रिवाज और मुंबई करों से की गई इनकी अपील,
इसको लेकर अगर आपके मन में कुछ और आ रहा हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। जाते जाते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पसंद आया हो तो आगे बढ़िए, देर किस बात के, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक भी बढ़ा दीजिए कि वो भी आगे बढ़कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।